तुझ जैसे गरीब की औकात भी नहीं है उस होटल को नजर उठा के देखने की। मेरे पैर धो के पी कि तुझ गरीब को वहाँ साथ ले जा रहा हूँ। नक्श एक गरीब लड़का था, पर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उसकी शादी शहर के सबसे अमीर परिवार में हो गई और नक्श बन गया उस घर का घर जमाई। पर हर रोज कभी सास तो कभी साली तो कभी घर के नौकर कभी नक्श की गरीबी का मजाक बनाते। नक्श के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता और आज भी ऐसा ही हो रहा था। जब नक्श की पत्नी के अंकल नवीन जावेरी उसे ड्राइवर बनाकर शहर की सबसे महंगे होटल में ले जा रहे थे। नक्श, चुपचाप मुझे होटल के बाहर उतारना और गाड़ी को पार्किंग में खड़ा करके वहीं इंतजार करना। और हाँ, याद रहे वो होटल शहर के सबसे अमीर इंसान विजय भाटिया की है। अगर वो मुझे मिले तो मैं तुम्हारे लिए जरूर बात करूंगा। शायद तुझ जैसे गरीब को वो वहाँ साफ सफाई की नौकरी ही दे दे। नक्श नवीन अंकल की बातें सुनता रहा, पर उसने पलटकर जवाब नहीं दिया। नवीन ही नहीं बल्कि घर के सभी लोग नक्श के साथ नौकरों जैसा ही बर्ताव किया करते थे। थोड़ी देर में नक्श और नवीन अंकल होटल के बाहर खड़े थे। नवीन अंकल गाड़ी से उतरे और बोले, सुनो, गाड़ी पार्किंग में लगाकर वहीं मेरा इंतजार करना। ऐसा कहकर नवीन अंकल होटल में चले गए और नक्श गाड़ी लेकर पार्किंग की तरफ बढ़ गया। पर जैसे ही नक्श ने पार्किंग के लिए गाड़ी लगाई, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आ गया। टीचर, यहाँ गाड़ी क्यों लगा रहा है? देख नहीं रहा यहाँ सिर्फ होटल में आने वाले लोग ही गाड़ी लगाते हैं। नक्श के कपड़े और नक्श की हालत इतनी खराब थी कि सिक्योरिटी गार्ड को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इसके साथ इस होटल में आ कैसे सकता है। नक्श ने सिक्योरिटी गार्ड को समझाया, पर नक्श की फटी शर्ट, टूटी चप्पल देखकर सिक्योरिटी गार्ड को विश्वास नहीं हो रहा था। सिक्योरिटी गार्ड ने गुस्से में नक्श की कॉलर पकड़ ली। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, ये क्या बदतमीजी है? ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि होटल के मालिक और शहर के सबसे अमीर इंसान विजय भाटिया की थी। विजय भाटिया जैसे ही वहाँ पहुँचे, वो नक्श को देखकर चौंक गए और माफी मांगते हुए उन्होंने नक्श के हाथ जोड़ दिए और बोले, नक्श सर, आप इसे माफ कर दीजिए। ये आपको पहचान नहीं पाया। आप मुझे पहले बता देते कि आप आ रहे हैं तो मैं खुद आपको लेने आ जाता। इसे माफ कर दीजिए सर। लाइए, मैं आपकी कार पार्किंग में लगा देता हूँ। ये सब देखकर सिक्योरिटी गार्ड हैरान था कि शहर का सबसे अमीर आदमी इस गरीब को सर क्यों कह रहा है और इसके हाथ क्यों जोड़ रहा है। नक्श ने विजय भाटिया को जवाब दिया, भाटिया जी थैंक यू, मगर अभी मुझे जाना होगा। मैं फिर कभी आराम से आपसे मिलने आऊँगा। ऐसा कहते हुए नक्श वापस होटल के गेट पर पहुँच गया, जहाँ नवीन अंकल उसका इंतजार कर रहे थे। कहाँ मर गया था? जब भी तुझ गरीब को साथ लाता हूँ मेरा कोई काम नहीं होता। आज भी विजय भाटिया सर से मुलाकात नहीं हुई। वो जल्दी होटल से निकल गए। चल अब वापस घर चल। ऐसा कहते हुए नक्श गाड़ी चलाकर वापस घर चला गया। जैसे ही वहाँ वो पहुँचा तो उसने देखा कि अनिका यानी कि नक्श की पत्नी खिड़की पर बैठी हुई है। तभी अनिका की नजर बाहर घूम रही एक मर्सिडीज कार पर पड़ी, जिसमें एक लड़का लड़की घूम रहे थे और वो कहने लगी, काश मुझे भी इतनी महंगी और लग्जूरियस कार में घूमने का मौका मिलता। अनिका इतना कह ही रही थी कि तभी उसकी नजर नक्श पर पड़ती है, जिसे देख वो कहने लगती है, पर मेरी किस्मत में तो ये गरीब फटीचर लिखा था। न जाने क्या सोचकर मेरे पापा ने मेरी शादी इस नक्श से कर दी और मेरी फूटी किस्मत कि मैंने उस दिन अपने पापा की बातों में आकर शादी के लिए हाँ भी कर दी। नक्श को साफ साफ सुनाई दे रहा था। ये सुनकर नक्श को बहुत बुरा लगा। वो वहीं खड़ा रहकर कुछ सोचने लगा और फिर तुरंत वहाँ से निकल गया। नक्श भानुशाली ऐसा वजनदार नाम मानो इंडिया के टॉप बिजनेसमैन फैमिलीज में से किसी एक का वारिस हो, मगर हम जिस नक्श भानुशाली की बात कर रहे हैं उसके कतरे कतरे से बेबसी झांक रही है। नक्श एक करोड़पति बिजनेसमैन फैमिली का दामाद तो जरूर है, मगर उसकी हालत पर घर के नौकर भी कहते थे, कुछ पैसे चाहिए तो बता देना, तुम्हारी गरीबी देखी नहीं जाती। पर नक्श सीधा शहर के सबसे बड़े कार के शोरूम में पहुंच जाता है और कहता है, मुझे इस शोरूम की सबसे महंगी कार चाहिए, वो भी अभी। यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या? तुम्हें देखकर तो लग रहा है जैसे तू साइकिल भी उधारी में खरीदेगा। पता है यहाँ कितनी महंगी कार मिलती है? प्राइस सुनकर पैंट गीली हो जाएगी। सेल्समैन की ये बातें सुनकर नक्श को गुस्सा नहीं आता है, बल्कि वो मुस्कुराते हुए कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरी हालत ही ऐसी है कि कोई भी मुझे भिखारी ही समझेगा। ये लो मेरा कार्ड और
वो कार तुरंत इस पते पर भेज दो। इतना सुनकर उस सेल्समैन के हाव भाव बदलने लगते हैं और वो नक्श को नजर उठाकर पूरी तरह से एक बार देखता है और जैसे ही वो कार्ड स्वाइप करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो उसकी नजर उस कार्ड पर लिखे उस नाम पर पड़ती है, जिसे देखकर वो पूरी तरह पसीने से भीग जाता है और कांपती आवाज में कहने लगता है, नक्श सर आप यहाँ? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप हैं। तो आखिर पहचान ही गए तुम मुझे। हाँ, मैं ही हूँ नक्श भानुशाली ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक। पर तभी नक्श को कुछ याद आता है और वो मन ही मन सोचता है, अगर अभी मैं ये कार ले लेता हूँ तो दिक्कत हो सकती है। अभी थोड़ा रुकता हूँ, बाद में ये कार मंगवाऊंगा। सुनो, ये कार अभी यहीं रहने दो, मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगा कि कब और कहाँ लाना है। और इतना कहकर नक्श वहाँ से चला जाता है। आखिर कौन था ये नक्श भानुशाली और क्यों वो इतनी सिंपल जिंदगी जी रहा था? क्या होगा जब अनिका को पता चलेगा नक्श की सच्चाई का? आखिर क्यों कराई अनिका के पापा ने नक्श से उसकी शादी और क्या वो जानते थे नक्श की सच्चाई? खैर, इन सवालों के जवाब आगे आपको मिलेंगे। कार के शोरूम से नक्श जैसे ही ऑफिस पहुंचा तो उसने मोबाइल स्क्रीन पर देखा तो भाग्या का कॉल था। उसे देखते ही नक्श के सारे सपने छूमंतर हो गए। भाग्या नक्श की बीवी अनिका की कजिन थी जो हमेशा से ही नक्श को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। मोबाइल की तरफ देखकर नक्श ने बुरा सा मुंह बनाया और फिर कुछ सोचकर फोन उठा लिया। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या बात है जीजा जी, फोन उठाने में इतनी देर कर दी? हमारे फ्री जीजा जी कहीं बिजी थे क्या? नहीं भाग्या, मैं। तभी भाग्या उसकी बात काटते हुए बोली, खैर वो सब छोड़, मेरा एक काम है, मुझे चीज पेस्ट्री खाने का बहुत मन है, तो ग्लोबल बेकरी जाकर मेरे लिए पेस्ट्री ले आना। और हाँ, उसे छूने की जरूरत भी मत करना, वो पेस्ट्री बहुत महंगी होती है। तभी नक्श बीच में ही बोल पड़ा, भाग्या मुझे बैंक जाना है और मैं। तभी भाग्या ने कहा, मेरे प्यारे जीजा जी, ये बैंक जाने का तेवर आप किसको दिखा रहे हैं? पलना तो आपको हमारे टुकड़ों पर ही है, इसीलिए ये बहाना बनाना छोड़िए और 1 घंटे के अंदर मुझे पेस्ट्री ला कर दो, समझे? और मैं फिर से आपसे कह रही हूँ, उससे हाथ मत लगाना, ना बॉक्स खोलना, समझे? 1 घंटे के अंदर लेकर मेरे घर पहुँच जाइए, बाय। इतना कहकर भाग्या ने फोन काट दिया। नक्श अपने मोबाइल को इस तरह घूर कर देख रहा था जैसे वो दुनिया की सबसे मनहूस चीज हो। खैर, नक्श ग्लोबल बेकरी पहुंचा, पेस्ट्री ली और वापस घर आ गया। लेकिन यहाँ तो नक्श के लिए एक नई मुसीबत इंतजार कर रही थी। वो जैसे ही घर में घुसा, उसने सामने देखा तो उसकी सास चित्रा अपनी कुछ सहेलियों के साथ रमी पार्टी में बिजी थी। देखो ना चित्रा, आज तुम्हारे यहाँ आते वक्त मेरे चश्मे का ग्लास निकल गया है और मुझे देखने में दिक्कत हो रही है। इस पर चित्रा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? तू पार्टी एंजॉय कर, मैं किसी सर्वेंट से बोलकर सही करवा देती हूँ। जवाब में चित्रा की सहेली ने बुरा सा मुंह बनाया और कहा, अरे नहीं, मेरा ये चश्मा इम्पोर्टेड है, पूरे 2 लाख का लिया था। मैं किसी नौकर पर भरोसा नहीं कर सकती। वैसे भी मैं टूटा चश्मा नहीं पहनती, पर क्या करूँ, घर तो जाना ही है और मुझे देखने में भी दिक्कत हो रही है। जवाब में चित्रा जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे नौकर नहीं, बस नौकर से थोड़ा ऊपर है, वो तेरा काम अच्छे से करवा देगा, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नक्श उस तरफ से निकला ही था जब चित्रा जी की नजर उस पर पड़ गई। उन्होंने नक्श को पुकारा। नक्श ने जैसे ही चित्रा की आवाज सुनी वो ठिठक गया। वो समझ गया कि अब कोई न कोई नया बवाल होने वाला है। अरे सुनो नक्श, इनका चश्मा करवा के लाना जरा, और हाँ थोड़ी जल्दी आना, इन्हें निकलना है, समझ गए ना? चित्रा, ये काम दामाद से कह रही हो, ये अच्छा नहीं लग रहा, बुरा मत मानना। हाँ, इतना सुनते ही चित्रा का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसने खुद को काबू में कर लिया और उनकी बात बीच में काट कर बोल पड़ी, अरे तुम लोग टेंशन मत लो, ऐसे कामों में इनको बहुत मजा आता है। किसी के पास और कोई काम हो तो बता देना, दामाद है तो क्या हुआ, अब चश्मे का ग्लास ही तो लगवाना है, वैसे भी कुछ करता धरता तो है नहीं। चित्रा की ये बातें सीधा नक्श के दिल पर आकर लगी, मगर अब उसे ये सब हमेशा से ही सुनने की आदत सी हो गई थी। तभी नक्श ने चित्रा जी से कहना चाहा, मगर अभी मैं कुछ काम करके ही वापस। नक्श अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाया था कि चित्रा जी ने आंखें दिखाते हुए कहा, बहस नहीं, जल्दी से काम खत्म करके आओ, जुबान ज्यादा चलने लगी है तुम्हारी। वो तो दामाद हो तो थोड़ी इज्जत दे रही हूँ, भिखारी कहीं का। पता नहीं अनिका भी अपने नसीब में क्या लिखवा कर आई है जो उसे ऐसा निठल्ला पति मिला है। चित्रा जी ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, उनकी सहेली ने नक्श को अपना ग्लास निकला चश्मा दे दिया। बस ये सही से फिट करवा के लाना और देखना, अच्छी दुकान पर जाना,
बहुत महंगा है ये, समझ गए ना? इतना कहकर उसने नक्श का हाथ उठाकर चश्मा उसके हाथों में पकड़ा दिया। नक्श सर झुकाए उस चश्मे की तरफ देखने लगा। न चाहते हुए भी नक्श को ये काम करना पड़ रहा था। उसे जाते देख चित्रा की बाकी 2 सहेलियों ने भी अपने अपने काम पकड़ा दिए। नक्श सबकी बातें सुनता रहा, फिर सामने लगी अनिका की तस्वीर देखकर मन ही मन बोला, इतनी बेइज्जती के बाद भी अगर मैं इस घर में टिका हुआ हूँ तो सिर्फ इसीलिए अनिका, क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहता। आई लव यू, लेकिन ये सब भी अब ज्यादा दिन नहीं चलने दूंगा मैं। इतना कहकर नक्श बाहर आ गया। वो अपनी बाइक लेकर निकला ही था कि तभी रास्ते में उसके मोबाइल पर उसकी बीवी अनिका का कॉल आ गया। अच्छा सुनो, क्या आप आज मेरे ऑफिस आ सकते हैं? कुछ काम था अर्जेंट। हाँ, मैं अभी आता हूँ। अनिका की ये बात सुनकर नक्श के होठों पर एक स्माइल आ गई और उसकी पूरे दिन की टेंशन जैसे गायब ही हो गई। आज पहली बार अनिका ने उसे ऑफिस बुलाया था। एक वही तो थी जिसकी जिंदगी उसकी मुस्कुराहट थी। वो खुद को जिंदा रखता था। अनिका का चेहरा देखे बिना नक्श को चैन नहीं आता था और उसके मन में होता तो अनिका की हर खुशी के लिए खुद को लाखों बार कुर्बान कर देता। मन ही मन खुश होकर नक्श ने कहा, आज पहली बार आपने मुझे ऑफिस बुलाया है अनिका। मुझे पता था आज नहीं तो कल आपको मुझ पर प्यार जरूर आएगा। इतना सोचकर नक्श ने बाइक स्टार्ट की और अनिका के ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में नक्श को मोहनलाल स्वीट्स दिखा, जहाँ की जलेबियाँ अनिका को बचपन से ही बहुत पसंद थी। कुछ सोचकर नक्श ने बाइक रोकी और अपना पर्स निकालकर देखने लगा। उसमें सिर्फ 200 का एक नोट पड़ा हुआ था। उस नोट की तरफ देखते हुए नक्श ने कहा, ओह, 2 ही जोड़ी कपड़े हैं मेरे पास। सोचा था कि टी-शर्ट खरीद लूंगा, पर कोई बात नहीं, अनिका से बढ़कर कुछ भी नहीं। उसके लिए उसकी पसंद की जलेबी ले लेता हूँ, अनिका खुश हो जाएगी। और फिर उस पैसे से नक्श ने अनिका के लिए देसी घी की जलेबियाँ खरीद ली। जैसे ही नक्श वापस मुड़ा तो उसने अपनी सास के दिए हुए काम याद आ गए। उसने एक नजर घूरकर चश्मे की तरफ देखा और कहा, माफ करना डियर आंटीज एंड सासू माँ, आपके चरणों को प्रणाम, मगर अनिका से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। थोड़ा सा सुन ही लेंगे आपसे। इतना कहकर नक्श ने वो चश्मा पास की झाड़ियों में फेंक दिया। आज वो पहली बार अनिका के ऑफिस जा रहा था। ये सोचकर आज वो फूला नहीं समा रहा था कि आज वहाँ उसका अच्छे से स्वागत होगा। वहाँ पहुँचते ही नक्श तेजी से ऑफिस के अंदर बढ़ा ही था कि तभी सामने से आ रहे एक आदमी से नक्श टकरा गया, जिससे नक्श के हाथों से वो जलेबियों का बॉक्स गिर गया और सारी जलेबियां जमीन पर फैल गईं। वो व्यक्ति देखने में काफी अमीर लग रहा था, जिसके जिस्म पर नीला सूट और आंखों पर काला चश्मा चढ़ा हुआ था। उसका नाम था विहान और वो अनिका का क्लाइंट था, जो अभी अभी अनिका के केबिन से बाहर निकला था। वो नक्श पर चिल्लाते हुए कहा, यू इडियट, दिखाई नहीं देता तुम्हें क्या? पता नहीं कहां कहां से मुंह उठाकर चले आते हैं। इस ऑफिस के अंदर तुम्हारे खड़े होने की औकात भी नहीं है और टहल ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारा ही घर हो। कौन हो तुम? शायद विहान ने भी उसके बदरंग कपड़ों से उसे नौकर या ऑफिस बॉय ही समझ लिया था। विहान ने एक नजर नीचे जमीन पर पड़ी जलेबियों को देखा और फिर उसे अपने पैरों तले कुचलकर बाहर निकल गया। उधर अनिका अपने केबिन के शीशे से ये नजारा देख रही थी। आंखों में आंसू लिए अनिका बस नक्श को देखे जा रही थी। विहान वहाँ से जा चुका था और तभी नक्श की नजर अनिका पर पड़ी तो एक पल के लिए वो अपनी बेइज्जती भूल गया। वो अनिका की तरफ देखकर खुद ही बोला, कितना प्यार करती हो ना आप मुझसे। मेरे साथ हुए इस बर्ताव ने आपकी आंखों में आंसू ला दिए। कोई नहीं अनिका, ये वक्त बदल जाएगा, देखना तुम। मन ही मन वो सोचते हुए अनिका के केबिन में दाखिल हो गया। अनिका ने आगे बढ़कर शीशे के पास लगे पर्दों को गिरा दिया। वो अनिका की तरफ बढ़ा और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, अब जाने भी दो ना अनिका, जो भी हुआ मेरे साथ हुआ और इसमें आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो बीत गई वो बात गई। नक्श के इतना कहते ही अनिका का गुस्सा भड़क गया। वो चीखते हुए बोली, दूर हटिए मुझसे, आप चले क्यों नहीं जाते मेरी जिंदगी से? नर्क बना रखी है आपने मेरी जिंदगी। नक्श को एकदम झटका सा लगा। वो अनिका से कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो खुले मुंह अनिका की तरफ देखता रहा। तभी अनिका आगे बोली, पति नहीं मेरे पापों की सजा है आप मेरे लिए। आखिर चाहते क्या हो आप? पापा ने मेरी शादी आपसे जबरदस्ती करवाई है और उस गलती की सजा मुझे अब तक मिल रही है। आप मेरे काबिल नहीं थे और आज भी मुझे आपको अपना पति मानते हुए शर्म आती है। आज ड्राइवर नहीं था इसलिए मैंने आपको बुलाया था, मगर मुझे नहीं पता था कि मेरा पति इस काम के लायक भी नहीं है। यहाँ आकर आपने मेरे इतने पुराने क्लाइंट मिस्टर विहान को नाराज कर दिया। अनिका की आंखों में आंसू थे। वो नक्श के सीने पर मुक्का मारते हुए बोली, जहाँ भी जाती हूँ आप हमेशा बेइज्जती के सिवा मुझे कुछ नहीं दे सकते।
सिर्फ एक बदनुमा धब्बा बनकर रह गए हो आप मेरी जिंदगी पर। इतना कहकर अनिका केबिन के बाहर निकल गई। नक्श उसके पीछे दौड़ा। तभी रास्ते में बिखरी हुई जलेबियां देखकर अनिका ने कहा, और ये सब क्या है? क्यों इतनी गंदगी फैला रखी है यहाँ पर? इसे डस्टबिन में डालो। अनिका ने एक नौकर से कहा और आगे बढ़ गई। विहान अपनी कार में बैठा पहले से अनिका का इंतजार कर रहा था। फिर नक्श के सामने ही अनिका अपने क्लाइंट विहान की कार में बैठी और बिजनेस के सिलसिले में वहाँ से जा चुकी थी। नक्श ने एक नजर अपनी बाइक की तरफ देखा। वही खटारा बाइक जो अब नक्श की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। आंखों में आंसू लिए नक्श खुद से ही बोला, कोई बात नहीं अनिका, मुझे पता है कि आप गलत नहीं हो, बस मेरे हालात गलत हैं। मगर मुझे यकीन है कि एक न एक दिन आप मुझे जरूर समझेंगी। मैं आपको दुनिया की सारी खुशियाँ ला कर दूंगा। आप सिर्फ मेरी हो और इस बात का एहसास आपको होगा। नक्श भी वहाँ से अपनी खटारा बाइक पर शहर की सड़कें नापने निकल गया। रात काफी हो गई थी। वो दुखी था। तभी अचानक ही नक्श का मोबाइल बजा। उसने स्क्रीन पर देखा तो चित्रा जी का फोन था। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, कहाँ रह गए थे तुम? तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से मेरी सहेलियों के सामने कितनी बेइज्जती हुई है, और ऊपर से तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। कहाँ थे इतनी देर तक? नक्श का दिन आज बहुत खराब था। ऊपर से आज उसे सारे दिन उसकी ससुराल में बेइज्जत किया गया था। चित्रा जी का सवाल सुनकर नक्श ने थोड़ी लड़खड़ाती जुबान में कहा, माँ जी, वो मैं अनिका को लेने चला गया था। उसका फोन दो उसे, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। इतना सुनते ही नक्श का सारा नशा गायब हो गया। वो चौंक कर अपनी सास चित्रा जी से बोला, मगर अनिका मेरे साथ यहाँ नहीं आई। पर अभी तो तुमने कहा कि तुम उसे लेने गए थे। हाँ, मगर वो अपने किसी क्लाइंट के साथ चली गई थी। नक्श का इतना कहना ही था कि तभी चित्रा जी उस पर चिल्लाते हुए बोली, रात होने को आई है और तुम कह रहे हो कि अनिका अपने किसी क्लाइंट के साथ है। जरूर तुम ही ने कुछ गड़बड़ की होगी, इसीलिए वो तुम्हारे साथ नहीं आई। अरे एक अच्छे दामाद तो तुम बन ना सके, अब कम से कम अच्छे पति तो बन जाते। ढूंढो उसे जाकर, कहाँ है वो? और मुझे 1 घंटे के अंदर अनिका घर में चाहिए। इतना कहकर चित्रा जी ने फोन काट दिया। नक्श ने अनिका का नंबर डायल किया तो वो नहीं लग रहा था। अब सच में उसे अनिका की फिक्र होने लगी थी। नक्श के बारे में भले ही विहान को नहीं पता था, मगर नक्श विहान के बारे में कई बार अनिका के मुंह से सुन चुका था कि विहान उसका पुराना क्लाइंट है और उसका एक नाइट क्लब भी है। नक्श ने क्लब के सामने ले जाकर अपनी बाइक रोक दी और फिर अंदर दाखिल हो गया। अंदर बेहद ही शोर शराबा था और लोग शराब पीकर नाच रहे थे। नक्श ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, मगर अनिका उसे कहीं भी नजर नहीं आई। कुछ सोचते हुए नक्श क्लब के मैनेजर की तरफ बढ़ा ही था कि तभी बगल से एक कमरे से उसे अनिका की आवाज सुनाई दी। नक्श ने एक झटके से दरवाजा खोला तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नक्श को वहाँ देखते ही वो चिल्लाया। क्या देखा नक्श ने कमरे के अंदर जिसने उसके होश उड़ा दिए? क्या कमरे के अंदर विहान के साथ अनिका ही थी? ऐसा क्या देख लिया था नक्श ने कि वो गुस्से से पागल हो गया? अब क्या करेगा नक्श? जानने के लिए सभी सवालों के जवाब अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुने बेस्ट ऑडियो शो इंस्टा एम्पायर। फ्री कहानी सुनने के लिए अभी नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन को क्लिक कीजिए और पॉकेट FM डाउनलोड कीजिए।